जेसन के नाम से मशहूर कुख्यात हत्यारे को अमेरिकी सरकार ने पकड़ लिया है और उसे एक रिसर्च सुविधा में रखा गया है क्योंकि उसे सच में मारा नहीं जा सकता। वैज्ञानिकों ने उसे क्रायोजेनिकली फ्रीज करने की योजना बनाई है। एक गार्ड जेसन की घूरती नजरों से बार बार डर जाता है, इसलिए वह उसके सिर पर एक कंबल डाल देता है। इसी बीच रोवन अपने बॉस से बहस कर रही है क्योंकि यह तय किया गया है कि जेसन को फ्रीज करने के बजाय उसे एक लैब में भेजा जाएगा ताकि उसकी पुनर्जीवन क्षमताओं पर रिसर्च कर मुनाफा कमाया जा सके। रोवन को लगता है कि यह एक बुरा विचार है क्योंकि इससे जेसन को मारना जारी रखने का मौका मिलेगा, लेकिन उसका बॉस उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है। इसके बाद वैज्ञानिक और कुछ सैनिक जेसन वाले कमरे में प्रवेश करते हैं, लेकिन जब वे कंबल हटाते हैं तो उन्हें वहां गार्ड की लाश और जंजीरें ही मिलती हैं। उसी समय जेसन छुपकर बाहर आता है और कमरे में मौजूद सभी लोगों को बेरहमी से मारना शुरू कर देता है। सैनिक उस पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता। जेसन अपनी हत्या के लिए कई तरह की चीजों का इस्तेमाल करता है, जिनमें उसकी कैद की जंजीरें भी शामिल हैं। जब मुख्य वैज्ञानिक भागने की कोशिश करता है तो जेसन एक औजार फेंक कर उसे भी मार देता है। रोवन बाहर इंतजार कर रही होती है और जब एक सैनिक को दरवाजे से फेंक कर बाहर निकाला जाता है तो वह चीख उठती है। उसी समय जेसन उसके पीछे आ जाता है, इसलिए रोवन सैनिक की बंदूक उठाती है और लैब की ओर भागती है, जहां वह छुप जाती है और जेसन का इंतजार करती है। जब वह अंदर आता है तो वह फर्नीचर को लात मारती है और उसे पॉड में धकेलने के लिए उस पर गोली चलाने लगती है। फिर वह जल्दी से उसे बंद करने के लिए दौड़ती है। रोवन मशीन को सक्रिय कर देती है, लेकिन जैसे ही क्रायोनाइजेशन शुरू होता है जेसन फिर भी दरवाजे के पार अपनी माचेती घुसाकर उसे घायल कर देता है। इससे मशीन में एक छेद हो जाता है, जिसे सुविधा द्वारा पता लगा लिया जाता है और लॉकडाउन प्रोटोकॉल सक्रिय हो जाता है। क्रायोजेनिक द्रव कमरे में फैल जाता है और रोवन भी जम जाती है। 400 साल बाद पृथ्वी एक पोस्ट एपोकैलिप्टिक बंजर भूमि बन चुकी है। चूंकि उस पर रहना बहुत प्रदूषित हो गया है, मानवता एक नए ग्रह पर चली जाती है जिसका नाम अर्थ 2 है। एक दिन डॉक्टर लॉफ और उनकी कॉलेज के छात्रों की टीम एक शैक्षिक यात्रा पर पृथ्वी पर आती है। वे सुविधा के अंदर जाते हैं और पॉड खोलते हैं, जिसमें उन्हें जमे हुए जेसन का पता चलता है। उन्हें जमीन पर रोवन भी मिलती है, जो पूरी तरह से संरक्षित दिखती है। टीम दोनों शवों को अपने जहाज पर ले जाने का फैसला करती है और जब वे जेसन को उठाने की कोशिश करते हैं तो वह गिर जाता है और उसकी माचेते अजरेल का हाथ काट देती है। सौभाग्य से एंड्रॉइड KM-40 तुरंत उसे दर्द से राहत के लिए एक इंजेक्शन देती है। समूह शवों को रेत के तूफान के बीच से ले जाता है और शटल तक पहुंचता है, जो तुरंत उड़ान भरकर मुख्य जहाज की ओर लौट जाता है। अजरेल को एक हीलिंग मशीन में रखा जाता है और नैनो टेक्नोलॉजी कुछ ही मिनटों में उसका हाथ फिर से जोड़ देती है। रोवन और जेसन को अलग अलग लैब्स में ले जाया जाता है ताकि उन्हें जगाया जा सके। हालांकि पहले कुछ परीक्षण किए जाते हैं। स्कैन देखकर समूह इस बात से हैरान रह जाता है कि जेसन इतना छोटा दिमाग होने के बावजूद कैसे काम कर सकता है। जब लैब 1 में नैनो टेक्नोलॉजी रोवन के छुरे के घाव को ठीक कर रही होती है, तब लैब 2 में एड्रियन जेसन के दिमाग का सैंपल लेने के लिए उसे चुभौती है। जब रोवन पूरी तरह से ठीक हो जाती है तो वह जागती है और घबरा जाती है। इसी दौरान वह लफ को थप्पड़ मार देती है। लफ उसे स्थिति समझाता है और रोवन शांत हो जाती है, लेकिन यह सुनकर वह सदमे में है कि वह भविष्य में है। इसके बाद लफ अपने ऑफिस जाता है ताकि सोलारिस रिसर्च स्टेशन को कॉल कर सके और उन्हें रोवन और जेसन की फाइलें भेजता है, इस उम्मीद में कि वह इस स्थिति से कुछ पैसे कमा सके। 400 साल पुराने क्रायोनाइज्ड व्यक्ति को फिर से जीवित करना अब कोई खबर नहीं रही, क्योंकि अब हर कोई ऐसा कर सकता है, इसलिए रोवन में किसी की दिलचस्पी नहीं है। हालांकि जेसन भविष्य में अब भी बदनाम है और लफ उसे एक आकर्षण के रूप में बेचने के लिए राजी हो जाता है। फोन रखने के बाद उसकी छात्रा जेनेसा उससे मिलने आती है ताकि वे दोनों साथ में शरारत कर सकें, बदले में उसे अच्छे ग्रेड मिल जाए। एड्रियन की ओर लौटते हैं। वह जेसन का मास्क हटाती है और देखती है कि उसका चेहरा कितना विकृत है, इसलिए वह तुरंत मास्क वापस लगा देती है और सैंपल का अध्ययन करने पर ध्यान केंद्रित करती है। उसके पीछे जेसन में हलचल शुरू हो जाती है, जैसे अनफ्रीज होता है। एक और कमरे में सुनारोन KM-14 को पूरी छाती देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एरियोला बार बार गिर जाते हैं। इस समय 2 अलग अलग जोड़े अंतरंग हो रहे हैं और उनकी कराहें जेसन को आखिरकार जगा देती हैं। जब एड्रियन मुड़ती है तो वह उसे मेज पर नहीं देखती। जेसन अचानक उसके पीछे आकर उसका चेहरा पकड़ता है और उसे कमरे के पार फेंक देता है। कांच की दीवार के पार एड्रियन चिल्लाती है ताकि वेलैंड को सतर्क कर सके, लेकिन वह उसकी आवाज नहीं सुन पाता। फिर जेसन उसके बाल पकड़कर उसे वापस घसीटता है और उसका चेहरा लिक्विड नाइट्रोजन में डुबो देता है, जिससे उसका सिर जम जाता है। फिर उसे काउंटर पर पटक कर मार डालता है। इसके बाद वह ऑपरेशन टेबल से एक माचेते उठाता है और अगला शिकार ढूंढने के लिए निकल जाता है। इसी बीच लोव रोवन के लिए खाना लाता है और ऐसा दिखाता है जैसे उसे जेसन की कहानी के बारे में कुछ पता नहीं है, इसलिए रोवन उसे जेसन की अमृता के बारे में सारी जानकारी देती है। इसके बाद लोव रोवन का परिचय अपने कुछ छात्रों से कराता है और वह उनके कुछ प्रयोगों को देखकर प्रभावित होती है, खासकर KM-14 से। इसी समय वेलैंड जेसन की पुरानी माचेते के साथ वहां आता है और जब रोवन को पता चलता है कि वे जेसन को भी जहाज पर ले आए हैं तो वह घबरा जाती है। लो कसम खाता है कि जेसन मर चुका है, लेकिन रोवन को शक है और वह सबूत मांगती है। वे लोग लैब 2 में जाते हैं और एड्रियन की लाश पाते हैं, इसलिए सुरक्षा प्रमुख ब्रॉड्स्की स्पीकर के जरिए लॉकडाउन की घोषणा करता है और सभी को लैब 1 में छुपने के लिए कहता है।
कमरों में से एक में एक शरारती छात्र जोड़ा निकलने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन तभी जेसन दरवाजे पर आ जाता है और तुरंत लड़के को मार देता है, जिससे चीखती हुई किंचिस के चेहरे पर खून के छींटे पड़ जाते हैं। फिर जेसन उस लड़के को घसीट कर ले जाता है तो किंचिस बाकी लोगों के पास भागती है और उन्हें बताती है कि क्या हुआ। ब्रॉडस्की गुस्से में है और अपने सैनिकों को आदेश देता है कि जेसन को देखते ही खत्म कर दें। लोवे यह सुनकर खुश नहीं होता और ब्रॉडस्की से जेसन को बेहोश करने के लिए कहता है, साथ ही रिश्वत के तौर पर पैसे देने की पेशकश करता है। ब्रॉडस्की उसे चुप कराने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन फिर भी अपनी टीम को जेसन को खत्म करने का ही आदेश देता है। सैनिक डलास सावधानी से एक अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है और अचानक एक विशाल राक्षस द्वारा हमला कर दिया जाता है, जिसे डलास तुरंत गोली मारकर गिरा देता है। जब उसके पीछे दूसरा राक्षस आता है तो डलास उतनी जल्दी प्रतिक्रिया नहीं करता, लेकिन सौभाग्य से अजरेल उसे एक ही गोली में मार देता है। पता चलता है कि वे एक वीडियो गेम सिमुलेशन में खेल रहे हैं और उन्होंने ब्रॉडस्की की घोषणा नहीं सुनी है। वे एक और राक्षस से लड़ने ही वाले होते हैं, तभी जेसन वहां आकर पहले ही उसे हरा देता है। फिर जेसन दोनों लड़कों पर अपनी माचेते से हमला करता है, लेकिन वह तब हैरान रह जाता है जब वे सिर कटने के बाद भी बात करते रहते हैं। अचानक डलास कहता है गेम ओवर और सिमुलेशन गायब हो जाता है, जिससे दोनों को एहसास होता है कि कातिल असली है। जेसन अजरेल को पकड़ लेता है और डलास उस पर गोली चलाता है ताकि वह अपने दोस्त को छोड़ दे, लेकिन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता। अजरेल पीछे से जेसन पर कूदने की कोशिश करता है, हालांकि जेसन उसे फिर से आसानी से पकड़ लेता है और उसकी कमर तोड़ देता है, फिर उसे जमीन पर मृत अवस्था में गिरा देता है। इसके बाद वह डलास को पकड़ता है और उसका चेहरा दीवार पर पटक देता है। कुछ ही पलों बाद दो सैनिक गेमिंग रूम में लाशें पाते हैं और बाकी लोगों को इसकी सूचना देते हैं, जिससे सभी की चिंता हर सेकंड बढ़ती जा रही है। इसी समय इंजीनियर क्रच अपने डेस्क पर हेडफोन लगाए काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें भी इस स्थिति के बारे में कुछ पता नहीं है। अचानक वह अपने शीशे में जेसन को अपनी ओर आते हुए देखते हैं और इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया दे पाते, ब्रॉडस्की और उसके सैनिक वहां आकर उन्हें झुकने के लिए कहते हैं। वे जेसन पर दर्जनों गोलियां चलाते हैं, जिससे कमरे का आधा हिस्सा तबाह हो जाता है। जैसे ही फायरिंग खत्म होती है, वे देखते हैं कि जेसन वहां से गायब हो चुका है। क्रच के लैब 1 के लिए निकलने के बाद सैनिक जेसन को ढूंढने के लिए अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वह बुरी तरह घायल है। इससे जेसन को चुपचाप हत्या करने का मौका मिल जाता है। सबसे पहले वह एक सैनिक को पीछे से पकड़ता है और उसे एक कोने में घसीटकर उसकी गर्दन तोड़ देता है। फिर वह और सैनिक को अकेला पाता है और उस पर माचेती हमला करता है। लड़ाई शुरू हो जाती है और सैनिक उसे 2-3 वार करने में कामयाब हो जाता है। जेसन आसानी से रेलिंग से धक्का देता वह कुछ मशीनरी पर गिर जाता, जो उसे चीरकर उसकी मौत का कारण बनती। अन्य सैनिक जल्द ही उसकी लाश ढूंढ लेते, ब्रॉडस्की को इसकी सूचना देते, जो उन्हें आगे बढ़ते रहने को कहता। इसके बाद जेसन एक महिला को पीछे से चौंका देता, उसका गला काट देता। वह अभी मरती नहीं है और मदद की गुहार लगाते हुए अपने साथी के पास लड़खड़ाते हुए पहुंचती है, लेकिन अंत में गिरकर मर जाती है। जैसे ही उसकी साथी उसकी मौत का शोक मनाती है, जेसन वहां आ जाता है और सैनिक तुरंत उस पर गोलियां चलाने लगता है। गोलियों की बौछार जेसन को पीछे की ओर एक हुक में धकेल देती है और सैनिक एक बटन दबाकर उसे हवा में लटका देता है। फिर रेडियो पर दूसरों को बताता है कि उसने जीत हासिल कर ली है। हालांकि जेसन बस हुक से कूद जाता है और उसका शरीर 2 टुकड़ों में काटकर उसे मार डालता है। ब्रॉडस्की उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है और आखिरी सैनिक को हुक पर लटका हुआ मृत पाता है, जिससे साफ हो जाता है कि अब वह अकेला बचा है। हार मानने से इनकार करते हुए ब्रॉडस्की चुप चुप कर घूमता रहता है, जब तक कि जेसन का हाथ दीवार तोड़कर बाहर नहीं आता और उसे पकड़कर दीवार से टकरा देता है ताकि उसे चाकू मार सके। एक आत्ममुग्ध ब्रॉडस्की कहता है यह काफी नहीं है, तो जेसन उसे सच में मारने के लिए फिर से चाकू घोंप देता है। लैब 1 में समूह को एहसास होता है कि अब उनके पास कोई सुरक्षा नहीं बची है। लोव पायलट से संपर्क करता है और उसे आदेश देता है कि वह हाइपरड्राइव का इस्तेमाल करके जल्दी से सोलारिस पोर्ट तक पहुंचे। जहाज वाकई तेज चलने लगता है, लेकिन जेसन पायलट के पीछे आकर उसे भी मार देता है। इससे जहाज बिना देखे उड़ने लगता है और सीधे सोलारिस से टकरा जाता है, जिससे कई इमारतें नष्ट हो जाती हैं और कई विस्फोट होते हैं, जो सिस्टम और जहाज के बाहरी हिस्से को नुकसान पहुंचाते हैं। जहाज इमारतों के बीच से निकलता हुआ आगे उड़ता रहता है और सोलारिस पोर्ट को पीछे छोड़ देता है। लोव जहाज को वापस मोड़ने के बारे में सोचता है, लेकिन वे खिड़की से देखते हैं कि पोर्ट में विस्फोट हो जाता है। सभी छात्र चिंतित हो जाते हैं, तो लोव उन्हें बताता है कि उन्हें बस किसी और जहाज के आने का इंतजार करना है, क्योंकि उसने पहले ही एक बीकन सक्रिय कर दिया है। इसी समय कोई दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देने लगता है और सभी चिल्ला उठते हैं, जिससे वह धमधमाना रुक जाता है। जब वे इसका मतलब समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी जेसन दूसरी लैब से जुड़ी कांच की दीवार तोड़कर अंदर घुस आता है। समूह घबरा जाता है और भागकर एक दूसरे कमरे में छुप जाता है, जिसे KM-14 बंद कर देती है। लोव पीछे रुक जाता है और जेसन से बात करने की कोशिश करता है, उसे प्रसिद्धि और दौलत का लालच देता है। जेसन अपनी असली मछेती ढूंढ लेता है और तुरंत लोव को चुप करा देता है। समूह अपने विकल्पों पर विचार करता है। वे एक योजना बनाकर अलग होने पर सहमत होते हैं। रोवन, जेनेसा और किंसा शटल को तैयार करने के लिए जाएंगे, जबकि वेलैंडर और क्रच ब्रिज से उसे प्री लॉन्च करेंगे, जहां उन्हें पायलट की लाश मिलती है। उन्हें पायलट को हटाना और कंट्रोल पैनल का इस्तेमाल करने के लिए सफाई करनी पड़ती है। इसी दौरान केम और स्नारिन जरूरी हिस्से इकट्ठा करना शुरू करते ताकि बदलाव किए जा सकें। आखिरकार दोनों चूम लेते। शटल की ओर जाते हुए रोवन को एक सैनिक की लाश मिलती, उसकी बंदूक ले लेती।
कुछ मिनट बाद वह एक और लाश देखती है जो जीवित लगती है, इसलिए वह जेनेसा और किंसा से आगे बढ़ने को कहती है, जबकि वह खुद इसकी जांच करती है। रोवन दीवार पर लगे कांटे के चारों ओर सावधानी से घूमती है और उस लाश तक पहुंचती है, जिससे पता चलता है कि वह ब्रॉड्स्की है। उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा, लेकिन फिर भी वह उससे कहती है कि वह हिम्मत बनाए रखे क्योंकि वह उसके लिए वापस आएगी। शटल में पहुंचने के बाद रोवन ब्रॉड्स्की की लाश उठाने में मदद मांगती है। जेनेसा क्रच से संपर्क करती है ताकि शटल तैयार है और रोवन के लिए सहायता मांगती है। वेलैंडर जल्द ही रोवन से मिलता है, लेकिन जब वे ब्रॉड्स्की की लाश ढूंढते हैं तो उन्हें वह नहीं मिलती। उसी समय क्रच पायलट के सिर को देखकर चौंक जाता है, जिसे जेसन ने पकड़ा हुआ है। जेसन के उसे पावर पैनल पर धकेलकर करंट से मार डालने से पहले क्रच रेडियो पर दूसरों को चेतावनी देने में कामयाब हो जाता है। यह सुनकर किंसा घबरा जाती है और शटल का दरवाजा बंद कर देती है। रोवन, किंसा और वेलैंडर उससे अंदर आने देने की गुहार लगाते हैं, लेकिन इसके बजाय वह जल्दबाजी में शटल लॉन्च कर देती है। इससे शटल जहाज से टकरा जाती है, जिससे किंसा की मौत हो जाती है और जहाज के ढांचे को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचता है।